हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वार्डरी फॉलिल का पार्ट 1 पढ़ लिया था, है ना। हम लोगों ने अलग अलग डिजीज़ के बारे में चर्चा किया था। आज जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आने वाला है उसका नाम है इम्यूनिटी। अब बात है कि ये इम्यूनिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में जानने वाले हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब ये दोनों टर्म्स क्या है उनके बारे में समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, तो इसका मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा, वही बात मान लेते हैं ना कि कोई हॉस्ट है, तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी है कि वो किसी भी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। मतलब यही मैंने बोला है कि इम्यूनिटी कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब मैंने बोला, मतलब मान लेते हैं ना कि मेरे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया डिजीज वाला, ठीक है। तो मेरे अंदर कितना एबिलिटी, कैपेसिटी कितना मेरे अंदर कितना कैसा है कि मैं उस डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसा लड़ सकूं। मैं ज़्यादा अच्छे से लड़ पा रहा हूं, मतलब मेरा इम्यूनिटी अच्छा है। मैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, पैथोजन जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, है ना, उनसे मैं अच्छे से नहीं लड़ पा रहा हूँ, मतलब मेरा जो इम्यूनिटी है वो अच्छा नहीं है। तो इम्यूनिटी कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ द हॉस्ट to fight with the disease causing microorganisms, और सिंपली पैथोजन हम लोग लिखे हैं ना। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इम्यूनिटी होता क्या है। जब हम लोग इम्यूनिटी को थोड़ा अच्छे से जानेंगे तो पता चलेगा ये कि जो इम्यूनिटी है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है। अब देखो बात है ना, वार्डरी फॉलिल क्लास 9th का हिस्सा जो इस साल डिलीट कर दिया गया चैप्टर, है ना। लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर क्लास 12th का है, उसमें ये पढ़ना है अच्छे से, इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसको ऐसा नहीं सोचना कि क्लास 9th की, नहीं, ये मेन रूप से क्लास 12th के बच्चों का ही है ना। अगर मैंने बात किया इम्यूनिटी की, तो मैंने बोला कि देखो बच्चे, ये दो तरह का होने वाला है। एक का नाम मैंने लिखा है इनेट। इनेट जो होगा नॉन स्पेसिफिक होने वाला है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है। जैसे मेरा स्किन, अब ऐसा थोड़ी है कि ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं आने देगा और वायरस को आने देगा, ऐसा तो नहीं है। नॉन स्पेसिफिक है, ये हर एक को रोकने वाला है, चाहे वो वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ये सबको रोकेगा। हमारा जो टीयर्स है, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करेगा, नहीं, फंगस को भी कर सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक हुए। तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल बोला कि मेरे पेट के अंदर जो है सीएल है, मेरा टीयर, सलाइवा जो है, हमारा स्किन जो है, ये सब के सब आपको इनेट के अंदर आने वाले हैं। मतलब ये तो जो होने वाला है ना, वो नॉन स्पेसिफिक होगा। तो ये क्या होने वाला, स्पेसिफिक होगा। और इसको हम लोग क्या जानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे एक्वायर्ड के नाम से, ठीक है। इम्यूनिटी कितनी तरह का, दो तरह का, एक है इनेट, दूसरा है एक्वायर्ड। ओके, अब इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने बात बोला ना इनेट इम्यूनिटी की, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। इम्यूनिटी क्या था ये तो पता चल गया, कितनी तरह का है ये भी पता चल गया। तो बात है ना कि इम्यूनिटी में इनेट का मतलब थोड़ा अच्छे से समझते हैं, कितनी तरह का ये होने वाला है। मैंने बोला है बच्चे, ये जो इनेट इम्यूनिटी है ना, इसको भी फर्दर डिवीज़न करते हैं। 4 अलग अलग टाइप्स के हम लोग को जानने होते हैं क्लास 12th लेवल तक में। वो 4 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर मैंने बात किया इनेट का, तो इसमें आपको एक तो दिखने वाला है फिजिकल बैरियर, जो हम लोग का स्किन होने वाला है। दूसरा सेलुलर, मैंने बोला तीसरा फिजियोलॉजिकल, है ना। और एक है साइटोकिन बैरियर है। साइटोकिन इन द सेंस प्रोटीनस होता है, ठीक है। बस इस तरह से क्या क्या है। तो मैंने बोला ना, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, सेलुलर है और साइटोकिन बैरियर, ये प्रोटीनस होते हैं। प्रोटीन इन द सेंस हमारे बॉडी में ना कुछ अल्फा इंटरफेरॉन नाम के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं हम लोगों को।
डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना, ये रिवीजन सेशन होने वाला है। लेकिन इतना समझ लिए कि ये 4 तरह का होने वाला है। फिजिकल है, फिजिकल इन द सेंस हमारा जो स्किन है फिजिकल ही है ना। फिर मैंने बोला सेलुलर, हमारे बॉडी में ना अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा सेल एक आता है NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं, है ना, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा टीयर आएगा, सलाइवा आएगा, इस तरह से आने वाला है। और साइटोकिन में मैंने बोला कि प्रोटीन, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फिजिकल में आपको दिखने वाला है मेन रूप से स्किन, सेलुलर में आपको दिखने वाले हैं लिम्फोसाइट्स। अब उसमें भी NK सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लिम्फोसाइट में यहाँ पे NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये दिखेगा आपको। अगर आप NCERT पलटोगे क्लास 12 का तो ये दिखेगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में मैंने लिख दिया कि देखो बच्चे ये टीयर होगा, हमारा HCl जो है वो होगा, मैंने बोला कि क्या सलाइवा भी होगा। तो ये सब के सब आपके फिजियोलॉजिकल दिखने वाले हैं, है ना। उसके बाद मैंने बोला साइटोकिन, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो बचाता है हम लोगों को, अल्फा इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन होता है। अब ये हम लोग का नॉन स्पेसिफिक है। अब ऐसा थोड़ी है कि सलाइवा जो होगा ना वो वायरस पे काम करेगा, ऐसा नहीं, उस पर भी करेगा, बैक्टीरिया पे भी करेगा, कुछ और भी पैथोजन पे काम करेगा। तो ये दीज ऑल 4 टाइप जो भी है ना आपको वेनेट में, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो अब आने वाली है कि ये जो होता है वो नॉट बेस्ड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी पे काम नहीं करने वाला है। अब मेमोरी पे काम करने का मतलब यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये मेमोरी पे काम करता है, याददाश्त पे। अब याददाश्त पे कैसे काम करेगा वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले कौन सा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। अब बात करने वाले किसके बारे में, तो एक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे। कुछ खास बातें हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो सबसे खास है इसका, बेस्ड ऑन मेमोरी। अच्छा, यह स्पेसिफिक होगा और ये बचपन से नहीं होता। जैसे हम लोगों ने जो अभी इनेट पढ़ा था ना, इनेट इम्यूनिटी, जिसमें 4 तरह के अलग अलग देखे थे, कौन कौन से थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकिन, ये 4 तरह के थे ना। मैंने बोला कि वो बचपन से थे हमारे पास। स्किन ऐसा थोड़ी है कि बाद में आया है, नहीं। सलाइवा ऐसा थोड़ी है कि 10 साल के बाद बनना स्टार्ट है, ऐसा नहीं है। तो वो बचपन से थे। यहाँ पे जो मैं एक्वायर्ड पढ़ने वाला हूँ ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बचपन से नहीं होता है, ये ज़रूरत के हिसाब से आता है। मैंने बोला कि बेस्ड ऑन मेमोरी होगा, एक बात। दूसरी बात ये स्पेसिफिक होता है। तीसरी बात इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा किस चीज़ का, तो मैंने बोला कि आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं इन्वॉल्वमेंट, एंटीबॉडीज, है ना। बचपन से जो आप एंटीबॉडीज पढ़ते आ रहे हो वो आपको यहीं पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखेंगे। अगर मैंने बोला इन्वॉल्वमेंट है एंटीबॉडीज़ का, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, मतलब इसमें आपको लिम्फोसाइट्स दिखने वाले हैं। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा ना, ब्लड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर में, एनिमल टिश्यू में ब्लड का क्लासिफिकेशन। अगर मैं थोड़ा जल्दी में बता दूँ उसको, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो हम लोग ब्लड पढ़े थे। ब्लड में भी WBC पढ़े थे, है ना। WBC को 2 पार्ट में बांटे थे। एक था ग्रैनुलोसाइट्स, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो थोड़ा रिकॉल कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक था ग्रैनुलोसाइट्स था। और फिर मैंने इसको फर्दर बांटा था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ये और फिर ये फर्दर बटा था B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, इस तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे जो लिम्फोसाइट दिख रहा है वो ये वाला है, बी और टी यहाँ पे दिखने वाला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। बेस्ड ऑन मेमोरी काम होने वाला है और यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखेंगे आपको। रिस्पॉन्स कहने का सेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे क्लास 12 का तो वहाँ पे रिस्पॉन्स दो तरह का दिखेगा, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स वीक इन नेचर, सेकेंडरी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ना कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, किसी ने पीट दिया, अब अकेले थे, पिटा कर तो आ गए, उस समय आप कमज़ोर थे, अकेले थे ना, हाँ, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। कोई वायरस आया बॉडी में, हम लोग को मतलब अफेक्ट करके चला गया, तो हमारा बॉडी लड़ा, तो आप अकेले जा रहे थे, लड़ तो लिए, लेकिन फिर भी पिटा गए। दूसरी बार आपको याद है, उस रास्ते पे गए थे ना, पिटाई हुई थी, पहले से तैयार होकर बंदूक वगैरह एकदम ग्रुप में लेके जा रहे हो। अब जैसे आप पहले से तैयार हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आप पिटाने का चांस बहुत ही कम है। वही चीज़ है, कोई वायरस हमारे बॉडी में पहली बार आया है, हमें आसानी से इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार आना चाहेगा ना, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के आर्मी आ चुके हैं जिसको हम लोग एंटीबॉडी जानते हैं। और यही तो है प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स ड्यू टू लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जहाँ पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे इधर क्यों छोड़ दिए, आपने इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब का नाम सुना है ना, न्यूट्रोफिल्स का, यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है। ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैंने बोला कि ये दो तरह के तो दिखेंगे, एक होगा बी लिम्फोसाइट, एक होगा टी लिम्फोसाइट। अब दोनों का फंक्शन क्या है सर, मैंने बोला कि देखो बच्चे, ये बनाता है एंटीबॉडी, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो बनता है वो बनाने का काम करेंगे बी लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का पार्ट याद आ रहा है ना, अभी लिखे थे। तो इसका काम क्या है, तो ये दो काम है इसका, एक तो ये क्या है ना, ये हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट का टू मेक एंटीबॉडी, और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इसका CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI बेस्ड ऑन मेमोरी बेस, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है इसको समझना है बड़ा अच्छे से। ये तो समझ में आ गया, बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी यार प्रोटीनस इन नेचर, मैं बताऊंगा अभी प्रोटीन इन नेचर होने वाला है। डिनोट कैसे करते हैं, कितना पेप्टाइड का चेन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का कितना चेन होता है, वो सब देखेंगे अब। इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, मैंने बोला ना, आपने सुना है ना कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी का किडनी फेल हो गया तो हम लोग किसी दूसरे का किडनी लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि रोड पर चलते हुए किसी का ले लेते हैं, नहीं। हम लोग को जो ऑर्गन फेल होता है, किडनी फेल आपने सुना है, हार्ट फेल सुना है। अब ऐसा अब वो वाला फेल आप नहीं समझना, ऐसा समझना कि किसी इंसान को ना किडनी की आवश्यकता है, ध्यान से सुनना है, किसी इंसान को किडनी की आवश्यकता है, उसने किसी रैंडम किसी पर्सन से किडनी ले लिया, तो क्या होगा, हमारा बॉडी पहचान लेगा कि वो अपना है या पराया है। अपना रिश्तेदार मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है कि नहीं, और सारे प्रोटीन्स जीन सब मैच हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हमारे बॉडी को पता चल गया कि वो तो किसी दूसरे से फॉरेन जगह से आया, बाहर से आया है, हमारा डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ में काम करेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो आपने सुना होगा कि जो भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, अगर किसी को किडनी डोनेट करना है तो नॉर्मली क्या होता है ना, उसके फैमिली मेम्बर्स ही देते हैं। रीज़न क्या है, डीएनए काफ़ी हद तक सेम है, एग्जैक्ट सेम किसी का नहीं, काफ़ी हद तक सेम है। तो हमारा जो बॉडी है ना, उसको बुद्धू बनाया जा सकता है, बुद्धू है ना, कि चलो ये हमारा ही, हम लोग रैंडमली किसी का नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है ना, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसको पता है ये बात कि ये हमारे बॉडी का है या बाहर से आया है, फॉरेन से आया है। ये ध्यान में रखना है इस चीज़, ठीक है।
तो यहाँ तो ये समझ में आ गया कि ये टी लिम्फोसाइट कैसे काम करेगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो भी आप ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन पढ़ते हो कि किसी को हार्ट लगा दिया किसी दूसरे इंसान का, किसी का किडनी फेल हुआ तो दूसरे इंसान का किडनी लग गया, लीवर का ट्रांसप्लांट, कुछ भी आप पढ़ रहे हो उन सब में इसका उपयोग तो होना ही है। अगर रिजेक्शन हो रहा है, आप देखते होगे ना नॉर्मल केस में ये सक्सेस नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं सक्सेस होने का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। रीज़न है ये हमारे महाशय टी लिम्फोसाइट, इनको बहुत अच्छे से पता है ना कि कौन अपना है कौन पराया है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, इनको ये बहुत अच्छे से पहचान पाता है एंड दैट्स वाई ये रिजेक्ट करता है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है ये कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो फेलियर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टी लिम्फोसाइट के कारण, कोई और ही फंक्शन है क्या, तो हाँ इसका हेल्प करेगा। तो बी का क्या फंक्शन है, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी होता क्या है, तो मैंने बोला कि प्रोटीनस नेचर का होता है। अब बोलोगे तो केमिकल नेचर है, हाँ है। इसमें आपको 4 पेप्टाइड प्रोटीन के बॉन्ड को कहते हैं, मतलब प्रोटीन ही समझ लो अभी, 4 पेप्टाइड चेन होंगे। डिनोट कैसे करते हैं, तो मैंने बोला कि देखो इसको डिनोट करने के लिए कुछ नहीं, मैंने H2L2 लिख दिया। अब 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। चेन ऐसा बड़ा वाला हैवी होगा, छोटा वाला लाइट होगा। उसी तरह से बड़ा वाला हैवी, दूसरा लाइट, इसका H तो H2 हुआ ना, L2 हुआ ना, तो H2L2 हो गया। ये एंटीबॉडी को डिनोट करने का तरीका है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है ना, हमारा बॉडी जो है वो गद्दारी करता है ना। कैसे गद्दारी करता है, वो पहचान ही नहीं पाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और वहाँ पे स्टार्ट होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारा इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको भूल गया ना, गद्दारी कर दिया। इसका एग्जाम्पल अर्थराइटिस, नाम सुना है ना आपने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अभी हम लोग बात जो करेंगे ना इसके बाद, वो बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन की, हाउ अ वैक्सीनेशन वर्क्स, है ना, वैक्सीनेशन कैसे काम करेगा एंड द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। प्रिंसिपल क्या होगा किसी भी वैक्सीनेशन का, कैसे वो काम करेगा, किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, ठीक है, वो देखने वाले हैं आप। अब देखो बच्चे, बात है ना कि ये क्विक रिवीजन सीरीज ही चल रहा है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने कभी गलती से भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है ना, उसको ये सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। अब बात है कि सर भैया या फिर जो भी, अब जो जिसने नहीं पढ़ा है तो ठीक है पढ़ लो, पूरा तो पढ़ा रहे है ना। हाँ, अब ध्यान क्या रखना है, मैंने बोला कि वैक्सीनेशन पढ़ना है, समटाइम्स ऑल्सो नॉन एज इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन रैंडमली दोनों को एक ही तरह से हम लोग यूज करते हैं। और यहीं पे आपको एक और टर्म मिलेगा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझना है वैक्सीनेशन में होने वाला क्या है। अब जैसे क्या है ना कि हमारे अंदर ना ढेर सारा एंटीबॉडी बना हुआ नहीं होता है, बनना होता है। कैसे बनना होता है, कोई वायरस आया अटैक कर दिया, मेरा बॉडी तो पहचान नहीं रहा था, लेकिन अब मेरा जो लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट हो गया, उसने पहचान लिया कि ये वायरस आया था, बहुत तोड़ फोड़ मचाया था बॉडी के अंदर। अब दूसरी बात, मतलब दूसरा कोई वायरस आ रहा है उसी की तरह का, कोई भी उसका वायरस का चाचा मौसा जो भी होगा, तो मेरे बॉडी को ना पता है इसका एक मेंबर पहले भी आया था, तो उस समय उसने क्या किया था ना, पूरे बॉडी में लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बना लिया था। अब दूसरी बार वो वायरस जब आएगा ना, या फिर उसी की तरह का, तो हमारा बॉडी तैयार है पहले से लड़ने के लिए। मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी, एक बार आया तो मेरे बॉडी को याद हो गया कि ये आया था पहले, दूसरी बार आया तो लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुका है। तो मैंने बोला ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा, जहाँ पे एंटीबॉडी बना है, बाद में बना है, शुरू से प्रेजेंट नहीं होता है। लाखों तरह के एंटीबॉडी बन सकते हैं बॉडी में, बने हुए नहीं है, बन सकते हैं जिस तरह से। अब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा टैंक अंदर में भरा हुआ है उसमें बहुत सारा एंटीबॉडी बना हुआ, ऐसा नहीं होता है। कोई पैथोजन आया, उसके खिलाफ में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा लड़ने के लिए, ठीक है। ठीक, मान लेते किसी को सांप काट लिया, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि हमारा बॉडी इसको समझेगा, लड़ेगा, तब तक इंसान तो चला गया ऊपर। ऐसा नहीं होता है,
उस केस में क्या होता है ना, परफॉर्म एंटीबॉडी मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हैं एंड दैट इज नॉन एज पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी की, तो यहां पे पहले इसको ही समझ लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना, मैंने बोला कि ये एक्टिव और ये पैसिव। एक्टिव जो है, अब मेमोरी पे तो दोहरे जो भी है, और ये स्लो होगा। अब इसमें क्या है पैसिव में, मैंने बोला कि इसमें परफॉर्म या फिर रेडीमेड एंटीबॉडी जाएगी। समझ में आ गया होगा। एक्टिव मैंने बड़ी ने बनाया, स्लो है ना, धीरे धीरे बनता है। पैसिव में क्या होगा, जल्दी से बनेगा। कैसे बनेगा थोड़ी, हम लोग तो बाहर से ले रहे हैं ना, मार्केट में मिल जाएगा जो भी, जैसे सांप काट लिया तो उस केस में हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोग बाहर से मेडिसिन के शॉप से जाते हैं, लाते हैं। तो वो परफॉर्म एंटीबॉडीज है, पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज। केमिकल नेचर अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीनस था, इंजाम्स के भी प्रोटीनस ही होते हैं, ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं ये सब जो मैं बात कर रहा था, आपने इतनी देर में एक चीज़ तो समझ में आया होगा ना, यहाँ पे लिम्फोसाइट का बड़ा रोल है, टी या बी दोनों का बड़ा रोल है। तो बात है कि हमारे बॉडी में ये बनते कहाँ पे हैं। अगर मैं बात करूँ एंटीबॉडी, ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबिन, 5 तरह के दिखेंगे। एनसीईआरटी में 4 है, मैगी, MAGE, IgM, IgA, IgG और IgE, ये 4 तरह के एनसीईआरटी में दिखेंगे, है ना। और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बोला कि आपने देखा कि हम लोग इर्द गिर्द घूम रहे, किसका, लिम्फोसाइट का, ये हो रहा है ना। तो लिम्फोसाइट बनता कहाँ पे, आपने बोन मैरो का नाम सुना है, थाइमस, मीन्स दीज आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में जहाँ पर भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, जैसे हमारा स्प्लीन, टॉन्सिल, स्पेयर पैसेज, अपेंडिक्स, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, अब ये सब ऐसे जगह है ना जहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब एंटीबॉडीज थोड़ी बनेंगे, वहाँ पे लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, मैन्युफैक्चरिंग होगा और वहाँ पर एंटीबॉडी बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।